हेलो बच्चों, ये PYQ सीरीज का दूसरा लेक्चर होगा हमारा। एक एक क्वेश्चन, फिर से वही थीम है, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट रहेगा उस कंसेप्ट को साइड में पहले पढ़ लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए ए मेटल विच कैन बी कट विथ नाइफ, मतलब आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन ऐसा मेटल है जिसको हम छुरी के साथ, नाइफ मतलब छुरी, छुरी समझते हो आप लोग, अरे चाकू, तो उससे इनमें से किस मेटल को काट सकते हैं। याद रखिएगा जनरली एस ब्लॉक मेटल, एस ब्लॉक मेटल में भी कौन कौन, तो जनरली आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। अब सॉफ्ट मेटल है तो हम इन सभी मेटल को काट सकते हैं, इन सभी मेटल को छुरी से काट सकते हैं। ये बात समझ में आया। लेकिन इनमें से आप देखोगे ना तो ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं है। तब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और याद रखेंगे कि गैलियम जो है ना, गैलियम भी सॉफ्ट मेटल की तरह बिहेव करता है, तो हम गैलियम को भी छुरी के साथ काट सकते हैं। ये बात समझ में आया क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा, देखिए एक बात और आप बोल सकते हो कि एस ब्लॉक का मेटल, चलिए इसमें से कि ये और ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, तब आप ये बोल सकते हो कि एस ब्लॉक का इसमें से तो मैग्नीशियम भी है, आप बोल सकते हो। लेकिन याद रखना कि मैग्नीशियम जो है ना सोडियम और गैलियम से ज्यादा हार्ड मेटल है। लिख लेना कहीं पे साइड में, मैग्नीशियम इज हार्डर, मैग्नीशियम इज हार्डर देन सोडियम एंड गैलियम। अब इस लाइन से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आंसर 1 होगा। ये बात समझ में आ गया क्या? सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें से आपसे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना आप लोग। क्वेश्चन में ये बार बार बोल रहे हैं, सब दिन बोलेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ये देख लेना आप लोग कि भाई साहब इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है, मतलब जो भी क्या पूछ रहा है उस बात पे ध्यान से बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ना है। कई बार क्या होता है, हम लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा होता है, इनकरेक्ट पूछ रहा होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसी को आइरर बोल दोगे लास्ट में गलती करने के बाद। इससे ज्यादा बढ़िया है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपसे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल, है ना। यहाँ पे दोनों चीज पढ़ लीजिए, कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है, कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर पढ़ना चाहिएगा तो आज के बाद से आपको बढ़िया से याद रहेगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन में आएगा जनरली विटामिन बी एंड विटामिन सी। कौन कौन आएगा? जनरली विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब विटामिन बी का बहुत ही प्रकार होता है, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B6, ये सब विटामिन बी का सब ग्रुप हुआ। ये बात समझ में आया क्या? तो हम लोगों को इन जनरल याद रखना है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन जनरली विटामिन बी होगा और विटामिन सी होगा। वहीं पे फैट सोल्यूबल विटामिन की अगर बात करें, फैट सोल्यूबल विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लेना, कीड़ा, एक ट्रिक याद रख लेना, कीड़ा मकोड़ा हम लोग बोलते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा बोल देते हैं ना, वहां के जो कीड़ा शब्द है ना उससे हम फैट सोल्यूबल विटामिन को याद कर लेंगे। के स्टैंड फॉर विटामिन के, ई स्टैंड फॉर विटामिन ई, डी स्टैंड फॉर विटामिन डी और ए स्टैंड फॉर विटामिन ए। अब आप बताओ, आपको अच्छे से पता चल चुका है। चलो आपसे वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछे फिर भी आपको पता रहेगा कि विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के अंदर बार बार बोल रहे हैं, विटामिन बी के अंदर इसका सब ग्रुप भी होता है, जैसे विटामिन B1, B2, B6 ऐसे करके B12। ये सब समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से सुनना आप। तो आपसे पूछा जा रहा था वाटर सोल्यूबल कौन होगा, वाटर सोल्यूबल कौन होगा। आंसर देख के बताओ, आप आंसर देख के बताइए। विटामिन बी ऑप्शन में नहीं है, तब जाके ऑप्शन में आपको कौन मिलेगा? विटामिन सी। तो ये हम विटामिन सी मतलब सी ऑप्शन अपना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। ध्यान से, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसमें एक बात समझना पड़ेगा, ये कंसेप्ट है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला बात कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दो। अब ध्यान से सुनना है,
आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोला जाए ना, सबसे पहले यह पता करना कि इसमें एक होता है सेंट्रल मेटल। जैसा कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जनरली 3D सीरीज का जो एलिमेंट होता है ना, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली मेटल के रूप में यूज में लाते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि निकेल भी 3D सीरीज से ही बिलोंग करता है। एक शॉर्ट में देख लो 3D सीरीज में से कौन कौन बिलोंग करेगा, शॉर्ट में देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखिए अच्छे से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये सब 3D सीरीज से बिलोंग करते हैं। किस सीरीज से? 3D सीरीज से। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे ही निकेल को देखे मेरे दिमाग में एक बात आ गया कि चलो ये तो 3D सीरीज का है, मे भी मतलब जनरली पॉसिबल है कि ये मेटल की तरह बिहेव करेगा। याद रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक होता है मेटल, उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर में मेटल के अलावा जो भी रहेगा उसको हम लिगेंड बोल देते हैं। ये समझ में आया क्या? तो देखिए, एक तो हो गया मेटल, इसको तो हम बोल देंगे मेटल, इसको क्या बोलेंगे? मेटल बोल देंगे। उसके अलावा, मेटल के अलावा जो भी बचेगा उसको बोल देंगे लिगेंड। जो भी बचेगा, यहाँ पे Cn बच रहा है, कौन बच रहा है? Cn। तो ये किसके तरह बिहेव करेगा? लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब आप एक दो बात और याद रखिए, आज के बाद से Cn को या लिगेंड की तरफ, Cn लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, Cn जनरली, Cn मेनली Cn माइनस के रूप में होता है। किस रूप में होता है? Cn माइनस के रूप में होता है। अब एक बात और याद रखिएगा, Cn माइनस जो है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। किसके तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अब एक एक्स्ट्रा बात और आपको याद रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो भी होगा ना, जब जरूरत पड़े, आप अपना भाषा में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग को सीखना है ना, अपना भाषा में लिखते हैं। जरूरत पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे, जरूरत पड़ने पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा सकता है। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, जरूरत अगर पड़े तब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो भी होगा ना, क्या करवा सकता है? पेयरिंग करवा सकता है। क्या करवा सकता है? पेयरिंग करवा सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। इतना बात आपको याद हो जाएगा। क्या क्या याद रखोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट किसको बोलिएगा? तो ये वाला बड़का ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर एक होगा आपको जनरली सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद सेंट्रल मेटल के एटम के बाद जो भी रहेगा उसको बोल देंगे लिगेंड। ये क्लियर हो गया क्या? अब एक बात यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये आप डिसाइड कर लोगे। अब अगर आपको पता चल जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तब आपको ये बात याद रखना है कि अगर जरूरत पड़े तो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हम लोगों को पेयरिंग करवा के दे सकता है। ये बात याद रख लोगे। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। अब हम लोग, ये तो बेसिक कंसेप्ट था, अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को सीखते हैं। किसको सीखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन को। ध्यान से सुनेंगे आप। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात आता है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे। ये बात आ गया ना। अब क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे। ध्यान से सुनो, आप क्या करना, आप एक बात याद रख लेना, Cn माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। Cn माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। ये आप याद रख लोगे। Cn माइनस का नाम होता है साइनाइड। क्या नाम होता है? साइनाइड। क्या नाम होता है? साइनाइड। ये भी याद रख लीजिएगा। एक बात यहाँ पे अच्छे से याद रखना, Cn माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? तो -1। अब आप हमको बताओ, याद रखना बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए 4 Cn है। कितना Cn है? 4 Cn है। एक Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो 4 Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -4 होगा। तो ध्यान से सुनो, इस पे टोटल Cn, 4 Cn के कारण से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -4। अब देखो कैसे निकालते हैं हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से सुनो, आप क्या करना, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको x मान लो। x मान लिए। अब लिगेंड का जो है वो लिख लेते हैं। वो लिख लिए, इसको इक्वल कर देना, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज रहेगा उसके बराबर। तो लो हम ये कर दिए। फिर से ध्यान से सुनो, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
तो सबसे पहले याद रखना आप कि जो लिगेंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा वो लिख लीजिए। तो हमको यहाँ पता चल चुका है कि Cn का एक Cn का -1, तो 4 Cn है तो -4 हो गया ना। अब आगे बढ़ो, अब आप आगे बढ़ो, करना क्या है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। तो जिसका निकालना है उसका x मान लेना, मान लिया हम यहाँ पे x। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी इसके बगल में रहेगा लिगेंड उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो लिख लिए। तो -4 था तो -4 लिख लिए। अगर +4 होता, कोई भी साइन होता, जो भी रहता वो यहाँ रख लेते। ये बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो आप, अब आगे बढ़ो आप, इसको किसके बराबर कर देंगे, तो जो टोटल चार्ज होगा ना स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर उसके बराबर, ध्यान से टोटल चार्ज के बराबर करना होता है। ये बात समझ में आया। अब इसको सोल्व करोगे आप तो देखो x -4 को इधर ले जाओगे तो -2 + 4 होगा, मतलब यहाँ से +2 आंसर लाएं। मतलब आपको क्या पता चला कि Na पे +2 चार्ज आएगा। Na पे कितना आएगा, +2 चार्ज आएगा। अब आप हमको एक बात बताओ, देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 23 होता है, इसका 24, इसका 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, इसका 29 और जिंक का 30। अब आप बताओ हमको निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। देखो अब ध्यान से सुनो, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, ध्यान से सुनो। तो अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे हम आपको अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे का एक स्टोरी बताते हैं, उसके बाद आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। ध्यान से सुनना, आप एक चीज याद रख लेना, 1s याद रखना, उसके बाद 2s 2p याद रख लेना, उसके बाद 3s 3p याद रख लीजिएगा, उसके बाद 4s 3d 4p याद रख लेना, उसके बाद 5s 4d 5p याद रख लेना, उसके बाद 6s देखो 6s 4f 5d 6p याद रख लेना, 7s 5f 6d 7p। अब आपको लगेगा कि ये क्या आप लिख दिए। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे होइएगा तो वहां पे आपको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ना था। ऑफ-बाउ के अनुसार हम लोग ये डिसाइड कर ले, मतलब n+l का वैल्यू डिसाइड करते थे, और वहां पे हम लोग ये सीखते थे कि जिस किसी का भी n+l का वैल्यू कम, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें डालते थे। ये सीखे थे ना। अब हम लोग नहीं जानते, हम लोग को नहीं मतलब अभी फिलहाल कि ऑफ-बाउ क्या है क्या नहीं है। अभी हम लोग को ये क्वेश्चन बनाने से पहले, मतलब इस क्वेश्चन बनाने के लिए ना, अभी हम लोग को जो चीज की रिक्वायरमेंट है केवल उसी पे फोकस करते हैं। ध्यान से सुनो, तो आप क्या करना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरना, इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाना, उसके बाद इसमें भरना, उसके बाद इसमें भरना। मतलब आपको ऐसे भरना है। कैसे भरना है, ऐसे भरना है। यहाँ इसमें भर गया तो ऐसे भर लेना, यहाँ भर जाएगा तो फिर यहाँ से शुरुआत करके ऐसे भर लेना, ऐसे भर लेना, ऐसे भर लेना। ये समझ में आया क्या, इस टाइप से भरते जाएंगे। एक एक्स्ट्रा बात और समझिएगा, S का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन का, P का मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन का, D का मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 का, और F का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 14 का। ये याद रख लोगे क्या, ये याद रख लोगे क्या आप। S का मैक्सिमम कैपेसिटी 2, मतलब आप यहाँ पे 1s देख रहे हो ना। एग्जाम्पल सब निकल का ही एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। निकल में हमको टोटल 28 इलेक्ट्रॉन भरना है। ये हमको कैसे पता चला, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन भरना होता है। ये समझ में आ गया क्या। तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो हमको टोटल 28 इलेक्ट्रॉन भरना है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 28। हम शुरुआत यहां से करेंगे 1s से। अब आप बताते चलो, देखो 1s लिखे। अब आप बताओ, s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है, मतलब s में 1s में 2 रख दिए। अब आगे बढ़ोगे 2s आएगा, 2s s फिर से आ गया। s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही होता है, 2s में भरा गया। उसके बाद बचेगा 2p, 2p में आओगे, p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होता है। आगे बढ़ो, फिर 3s की बारी, 3s में 2, फिर आगे बढ़ोगे 3p में 6, फिर आगे बढ़ोगे 4s में 2। यहाँ तक समझ में आया क्या। कितना इलेक्ट्रॉन अभी तक भर लिए, गिन भी लेते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है। अब कितना इलेक्ट्रॉन और भरना बाकी है। तो हम कितना इलेक्ट्रॉन भरते थे, जितना एटॉमिक नंबर होता था उतना ही ना इलेक्ट्रॉन भरना था। यहाँ 28 एटॉमिक नंबर है, मतलब 28 इलेक्ट्रॉन भरना है ना। अब आप ही बताओ, 20 इलेक्ट्रॉन भर लिए, 4s2 तक आ गए। अब इसके आगे कौन है, 3d, मतलब जो भी 8 का 8, d का 10 भरने का कैपेसिटी है। अगर इसको हम 8 ही दिए तो बात तो ठीक ही है ना। मान लो आप 10 रोटी खा सकते हो, आपको किसी कारण बस 8 ही रोटी मिला, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आप
ये समझ में आया क्या? तो D का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, उसको अगर हम 8 भी दे दिए तो काम चला लेगा ना। ये समझ में आया क्या? अब देखो ये निकल का निकला क्या? निकल का निकला यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको किससे मतलब है? तो निकल +2 से मतलब है। किससे मतलब है? निकल +2। इसको अब ध्यान से सुनना पड़ेगा। याद रखना, किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये बात सब आपको तो पहले से पता है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन इस पे देखो, यहाँ न्यूट्रल था, निकल पे कोई चार्ज था क्या? नहीं, तो ये न्यूट्रल रहा। इस पे 2 चार्ज आ गया, तो याद रखना 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ये बात यहां तक समझ में आया? अब अगला स्टेप, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकला है, लेकिन कहां से निकला है ये समझने का कोशिश करना। तो आउटर ऑर्बिट से निकलता है सबसे पहले। अब ये देखो यहाँ पे देखो, इस पूरा को देखोगे ना, तो देखो यहाँ जो 1 2 है ना, जैसे आप यहाँ पे 1 2 2 3 3 ये सब जो देख रहे हो, ये जो मैथमेटिकल नंबर है, ये ऑर्बिट नंबर को दिखाता है। किसको दिखाता है? ऑर्बिट नंबर को। अब आप बताओ, इस पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन ऑर्बिट इन्वॉल्व है? देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो मतलब 1 ऑर्बिट इन्वॉल्व है, ऑर्बिट नंबर 1 इन्वॉल्व है। यहाँ पे 2 2 दिख रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट इन्वॉल्व है। यहाँ पे 3 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, मतलब थर्ड ऑर्बिट इन्वॉल्व है। यहाँ पे 4 दिख रहा है, मतलब फोर्थ ऑर्बिट इन्वॉल्व है। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जितना ज्यादा बड़ का वैल्यू लगेगा ना आपको ऑर्बिट नंबर में, वो आउटर ऑर्बिट होगा। इन तीनों को देखो, सबसे बड़ा वैल्यू 4 ना है, मतलब यहाँ पे आउटर ऑर्बिट कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपको हम एक बात बताएं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगाना है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम आउटर ऑर्बिट से भगाएंगे। कहां से भगाएंगे? आउटर ऑर्बिट से भगाएंगे। अब देखो, आपको डिसाइड करना है कि आउटर ऑर्बिट तो 4 है, 4 बोले तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन भगाएंगे हम यहाँ से भगाएंगे। अब आप Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0। हमको 2 इलेक्ट्रॉन भगाना था, तो बाहरी ऑर्बिट से ना भगाएंगे जी। बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन था तो भगा दिए, भगाएं तो 2 ही था, 2 भगा दिए, तो 0 ना बचेगा। आगे कितना जैसा है वैसा रहने देंगे। तो Na+2 का आपको मिल गया ना ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आता है किस पे? अब लिखना है हम लोगों को क्या? अब लिखना है हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान से सुनना है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्या निकालिए? ऑक्सीडेशन नंबर। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। दूसरा स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा ना, तो हमको इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, वो लिख लेंगे सेकेंड स्टेप में। अब तीसरा स्टेप में देखना है आपको, ये जो डी है ना, कौन? डी, इसका डब्बा बनाना पड़ेगा। आपको पता है डी में 5 डब्बा, देखो ऐसे करके 3D में टोटल कितना डब्बा है? 5 डब्बा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 डब्बा हो गया क्या? अब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, एक तो 3D इन्वॉल्व है और 4s इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है? 4s। अब आप याद रखना, जहां पे 4s आया ना, वहां पे 4p भी आएगा। कौन आएगा? 4p। अब 4p में आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि p में 3 डब्बा होता है। p में कितना डब्बा? 3 डिब्बा। s में कितना डब्बा? 1 डब्बा। देखो s का 1 डब्बा, p का 3 डब्बा और d का 5 डब्बा। ये समझ में आया क्या? हमको इससे मतलब नहीं है कि 3D है कि 4D है कि 5D है। अगर d दिख गया, कोनो भी d रहे, 3D 4D 5D कोई भी d रहे, d दिख गया मतलब 5 डब्बा। ये समझ में आया? s दिख गया मतलब 1 डब्बा, p दिख गया मतलब 3 डब्बा। ये समझ में आया क्या? अब फोकस करो यहाँ पे। अब देखो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है ना। अब इलेक्ट्रॉन को इन डब्बा में भरना सीखिए आप, तो आपको पता चलेगा। देखो अच्छे से, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, दूसरा ऐसे, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ध्यान से सुनो, अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है ना, उसको कैसे भरेंगे? तो उल्टा करके पेयरिंग करवाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये समझ में आया क्या? ये आपको समझ में आया? अब ध्यान से सुनो आप, अब आपको ध्यान से सुनना है। आपका क्वेश्चन क्या था? 1 मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन था NiCN4 2-। देखिए आपके पास क्वेश्चन ये था NiCN4 2-, यही क्वेश्चन था ना। अब आपको इसमें ये पता तो चल चुका है ना कि Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये बात पता चला। तो Cn ये कहना चाहता है ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो वो पेयरिंग करवाएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक बात सीखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक बात सीखना पड़ेगा कि इसको उठा के Cn के कारण से हम यहाँ ला दिए,
तो देखो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, देखते जाओ बस, देखते जाओ बस। यहाँ भी पेयरिंग हो गया, यहाँ भी पेयरिंग हो चुका था, यहाँ भी, और ये जो आ जाएगा तो यहाँ भी पेयरिंग हो गया। तो यहाँ एक घर खाली मिल गया और ऑलरेडी यहाँ पे ये घर खाली था, 4s का घर खाली था। ये तो 3D का घर है, ये 4s का घर है, यहाँ पे 4p का घर है। आप ही बताओ, यहाँ पे देखिए 3D का एक घर खाली हो गया, यहाँ पे 4s का घर खाली था, इसका घर खाली था। देखिए ध्यान से, हमको जितना यहाँ पे यहाँ नंबर रहेगा ना, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इस टाइप के कंपाउंड में, उतना ही खाली डब्बा चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ये समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखिए 4 था तो 4 खाली डब्बा चाहिए था। अब एक खाली डब्बा हमको यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, 3 यहाँ मिला। ये समझ में आया क्या? एक सेकेंड, 1 2 हमको ये आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप अच्छे से देख लो 1 मिनट, आप अच्छे से देख लो 1 मिनट। एक डब्बा यहाँ मिल गया, एक डब्बा यहाँ मिल गया, 2 डब्बा यहाँ मिल गया। मतलब हम एक डब्बा डी का लिए, एक डब्बा एस का लिए और 2 डब्बा पी का लिए। तो अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2 हो गया। ये समझ में आया क्या? DsP2 हो गया। ये समझ में आया क्या? हम लोगों से यही हाइब्रिडाइजेशन ही तो पूछा जा रहा था। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? DsP2 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? थोड़ा सा ये एकदम कंप्लीट कंसेप्ट जब तक नहीं सीखते तब तक हो सकता था थोड़ा दिक्कत हो, फिर भी इसको आप समझने का कोशिश करना। देखिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि पाइरुलोसाइट और क्या है? पाइरुलोसाइट और क्या है? ध्यान से सुनना, हम पाइरुलोसाइट और के बारे में एक ही बात याद रखेंगे। पाइरुलो मतलब, एक सेकेंड, हम लोग पाइरोलूसाइट ओर के बारे में एक ही बात याद रखेंगे। पाइरोलूसाइट ओर जो है ना, मैग्नीशियम का प्राइमरी ओर होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम का प्राइमरी ओर होता है। तो आप लिख सकते हो, ये जो है पाइरोलूसाइट ओर, प्राइमरी ओर ऑफ मैग्नीशियम। क्या है? प्राइमरी ओर है मैग्नीशियम का, प्राइमरी ओर ऑफ मैग्नीशियम। ये समझ में आया क्या? और पाइरोलूसाइट ओर का फॉर्मूला होता जो है ना, MnO2 होता है। क्या होता है? MnO2। तो इसमें से क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज निगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन। अब सबसे पहला बात आएगा कि निगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है क्या। इसको ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए। तो ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड पार्टिकल के पास निगेटिव चार्ज हो। नहीं होता है तो लिख लीजिए, अपना भाषा में लिखना है कि इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखना है। आप जो बोलोगे वही करेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्या है? ये क्या है? तो इट इज ए टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, इट इज ए टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन वेयर, देखिए SOLN का मतलब सॉल्यूशन, SOLN का मतलब सॉल्यूशन। देखिए इट इज ए टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन वेयर डिस्पर्स्ड पार्टिकल, वेयर डिस्पर्स्ड पार्टिकल कैरी निगेटिव चार्ज। बस ये याद रखना आप, निगेटिव चार्ज कैरी करने वाले डिस्पर्स्ड पार्टिकल अगर रहे ना कोलोइडल सॉल्यूशन में, उसको बोल देंगे निगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन। नाम से ही क्लियर है। यहाँ पे जो काम का बात है ना, तो निगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको याद रखना है। पहला एग्जांपल याद रख लीजिएगा आप, स्टार्च सॉल्यूशन। पहला एग्जांपल क्या याद रखिएगा? स्टार्च सॉल्यूशन। दूसरा गोल्ड सॉल्यूशन, दूसरा याद रखिएगा गोल्ड सॉल्यूशन। तीसरा याद रखिएगा AgI सॉल्यूशन। बस ये 3 एग्जाम्पल कम से कम याद रख लेना। निगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन का 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। स्टार्च सॉल्यूशन अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो मार लेंगे। अगर हमारे पास गोल्ड सॉल्यूशन रहेगा, गोल्ड सॉल्यूशन का मतलब AU, गोल्ड का मतलब होता है AU, औरम क्या होता है? AU। सिल्वर का मतलब, ये चांदी का मतलब ये होता है AG। तो AU और AG में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप गोल्ड को AU बोलिएगा, गोल्ड को क्या बोलिएगा? AU बोलिएगा, और आप सिल्वर को क्या बोलिएगा? AG बोलिएगा। ये क्लियर हुआ क्या? अब ध्यान से सुनिए, इनमें से आपको बोला था निगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन होगा कौन, तो आपको अच्छे से पता है स्टार्च सॉल्यूशन होगा या गोल्ड सॉल्यूशन होगा या AgI सॉल्यूशन होगा। चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? गोल्ड सॉल्यूशन। मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बढ़िए। स्टाइरीन इज, पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा है स्टाइरीन के बारे में। ध्यान से सुनना, स्टाइरीन का स्ट्रक्चर पहले देख लो।
स्टाइरिन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्टाइरिन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टाइरिन बोल देते हैं। याद रखना आप इस स्ट्रक्चर को। अब हम थोड़ा सा आपको हेलोइल्किन हेलोइरिन का थोड़ा सा याद दिलवाते हैं। आप एक बात बताओ, विनाइल हैलाइड को कैसे पहचाने थे? विनाइल हैलाइड को आप कैसे पहचाने थे? तो आपको अच्छे से पता होगा कि देखो अच्छे से एक बात बताओ, ये कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन है ना। आपको अब अच्छे से पता है कि sp2 कार्बन से अगर हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हो तो उसको हम विनाइल ग्रुप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विनाइल हैलाइड बोल देते हैं। अब आप यहां अच्छे से देखो, इसको पहले भूलो। इसको अगर भूलते हो तो ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, उसको क्या बोलोगे? विनाइल वाला बोलोगे ना ग्रुप। विनाइल के साथ ये कौन जुड़ा है? फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग, फिनाइल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? फिनाइल। तो ये स्टाइरिन क्या हो जाएगा? विनाइल बेंजीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विनाइल बेंजीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो ये वाला ग्रुप, यहाँ जो ग्रुप है ये विनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप के साथ बेंजीन जुड़ा है, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? विनाइल बेंजीन हो जाएगा। तो स्टाइरिन क्या है? विनाइल बेंजीन। आपको मजे में एक बात याद रखना है, ओह शिट, ये क्या हुआ? अच्छा आप पॉज करके नोट कर लेना, सब कुछ वहां बता दिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अब बात आता है बनाना बॉन्ड इन डायबोरेन इज कंस्टिट्यूटेड बाय। ध्यान से सुनना, हम लोग को डायबोरेन के बारे में जिक्र किया गया है। डायबोरेन का फॉर्मूला आज के बाद याद रखना, B2H6 होता है। क्या होता है? B2H6 होता है। देखिए मजे में इसको भी समझिए। आपको सबसे पहले डायबोरेन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, याद रखना आज के बाद से। देखो 2 बोरेन पहले लिख लेना, इधर एक H इधर एक H रख लीजिएगा, सेम इधर भी एक H रख लीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन कर दीजिएगा। अब आपको हम एक कंसेप्ट बताएंगे। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो 2 बॉन्ड तो ये बोरॉन बना लिया, अब ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, वो बॉन्ड यहाँ बना लिया। अब इसको सोचते हैं, 2 बॉन्ड तो बना लिया, अब ये एक ही बॉन्ड और बना सकता है। बोरॉन हर हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाएगा। ये समझ में आया क्या? तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया। अब आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ मान लो कि ये हाइपोथेटिकल कोई बॉन्ड है, मतलब ठीक है यहाँ पे एक बॉन्ड है। अब आपको एक समझना है बात, यहाँ पे ये बनाना बॉन्ड का स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको एक बात समझना है, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये हो गया क्या? ये तो टूटी फूटी लाइन वाला है। अब यहाँ देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। आपको यहाँ पे क्या समझना है, ध्यान से सुनिए। तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि डायबोरेन में बनाना बॉन्ड होता है। बनाना बॉन्ड किसको बोलेंगे? इसको देखिएगा, बनाना बॉन्ड बोलेंगे किसको? ध्यान से बस देखते जाओ। देखो ये बोरॉन, ये जो बनाया एक बॉन्ड। अब अगला भी पेन का कलर चेंज। अब देखो अच्छे से, अब देखो ये क्या बना रहा है? ये भी एक बॉन्ड ही तो बना रहा है। आप इसको देखोगे तो बनाना शेप का लग रहा है क्या? केला शेप का लग रहा है क्या? मतलब अब यहां से ये बात तो समझ में आया कि B2H6 में बनाना बॉन्ड होता है। एक क्वेश्चन तो ये भी है कि B2H6 में कौन बॉन्ड? बनाना बॉन्ड। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप सीखिएगा, B2H6 को हम बोलते क्या है? तो आप देखो 1 2 3 एटम है, 3 एटम के बीच 2 ही इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको बोल सकते हैं 3 सेंटर एटम या 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। यही आपको चुनना है, 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन। कहां पे आपको दिख रहा है 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन? यहां दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन। बनाना बॉन्ड वाला केस अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको फंसाएगा, बोलेगा टर्मिनल BH में, टर्मिनल BH माने साइड वाला BH, टर्मिनल BH वाला बोले तो मतलब साइड वाला BH। तो टर्मिनल BH में क्या याद रखिएगा? 2 एटम इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो टर्मिनल के लिए, किसके लिए? टर्मिनल अगर बात रहे तो टर्मिनल के लिए 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। टर्मिनल के लिए 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन। वही बीच वाले के लिए 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन। इतना डिफरेंशिएट करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए, फॉर्मिक एसिड ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव। इस रिएक्शन को नाम देते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसका नाम देते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, फॉर्मिक एसिड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए आई थिंक। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? HCOH। देखिए HCOOH, ये समझ में आया क्या? फॉर्मिक एसिड को जब आप हीट करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, मतलब कंसंट्रेटेड को CONC लिखते हैं,
जब आप फॉर्मिक एसिड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, तो आपको CO गैस मिलेगा, साथ ही साथ H2O गैस मिलेगा। आपको क्या क्या मिलेगा, मेनली CO या वाटर, CO और वाटर मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अब आपको इस देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किसके तरह, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये यहाँ पे ये किसके तरह बिहेव करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। तो ध्यान से सुनो, जब आप फॉर्मिक एसिड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किए हो तो आपको क्या क्या मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिला है। ऑप्शन में सिलेक्ट करके बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन दिख रहा है। ये आंसर, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फॉलोइंग एमाइन इज प्रोडक्ट ऑफ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये एमाइन चैप्टर का एक रिएक्शन है। आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन बस एक लाइन याद रख लेना, एक लाइन याद रख लेना कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में जो फाइनल प्रोडक्ट एमाइन से रिलेटेड बनता है ना, वो RNH2 बनता है। मतलब प्राइमरी यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनता है। साथ ही साथ कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनता है। तो हम लोग में भी पॉसिबल कि कभी नेम रिएक्शन पढ़ने का मौका मिले तो वहां पे आपको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बताएंगे, वहां पे आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। यहाँ पे एक बात बस याद रख लेना आप कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनता है। ध्यान से तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, आगे बढ़ लो, आगे बढ़ो आप। अब आपसे बोला व्हिच टाइप ऑफ लिंकेज, लिंकेज माने बॉन्ड, इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। ये याद रखना पड़ेगा आपको। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। कंफ्यूज आपको कर सकता है। ध्यान से मान लो, पहला यहाँ पे तो नहीं दिया है चारों ऑप्शन में से वैसा कुछ ऑप्शन। अब मान लो डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं रह के फॉस्फो ईस्टर लिंकेज रहता, मान लो, तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते थे ना यार। तो आपको याद रखना पड़ेगा बाबू कि न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर रहता है। कौन, डाइस्टर लिंकेज। ध्यान से, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज रहेगा। इतना कर लोगे, आगे बढ़ लो यार। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1। आगे बढ़ लो यार। अब देखो, कंसीडर द आर्गन एटम फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस एटम हैव। देखो सिंपल सा बात बताते हैं आपको, ये क्वांटम नंबर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्या लिखा गया है इससे हमको कोई मतलब, आप इग्नोर भी कर सकते हो क्या लैंग्वेज लिखा गया है। जैसे ही हम m को देखें ना, हम इग्नोर कर देंगे कि क्या लिखा गया है, मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनो। हम लोग को 4 टाइप का क्वांटम नंबर पढ़ना है। हम लोग को 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर पढ़ना है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऑर्बिट नंबर के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जबकि दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखिए ध्यान से, एजीओजी वाला नहीं है यार, ऐसे मत बोलना। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऐसे मत बोलना, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। क्या है, नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और ये जो क्वांटम नंबर पढ़ रहे हो ना, ये एक मैथमेटिकल नंबर है। जस्ट मैथमेटिकल नंबर को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं। देखिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम सोल्व करेंगे ना, उससे हमको क्वांटम नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। इतना डिटेल में नहीं जाना, अभी हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं L से। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब आप ध्यान से सुन लो, अब यहाँ से आपको सब बातें क्लियर हो जाएगी। देख लो, आप एक फॉर्मूला यहाँ से हट के ये फॉर्मूला लेकिन लिख लो। वैल्यू ऑफ L जो होता है ना, वैल्यू ऑफ L जो होता है ना, 0 से लेके n-1 के बीच में होता है। कहाँ से कहाँ, 0 से लेके n-1 के बीच में होता है। ध्यान से, 0 to n-1 के बीच में होता है, इतना याद रख लोगे। वहीं पे वैल्यू ऑफ m जो होता है ना, वो होता है -L से लेके +L तक। ये याद रख लोगे क्या सॉरी, m का वैल्यू जो है ना -L से लेके +m तक होता है। ये बात समझ में आ गया क्या। अब एक इंफॉर्मेशन और याद रखिएगा,
m का कोई भी वैल्यू रहे, m का किसी भी एक वैल्यू के लिए, किसी भी एक मतलब यहाँ पे ये वाला वो नहीं समझ लेना, m का वैल्यू अगर रहे, मान लो ऐसे लेट सपोज हम पहले जो लिख रहे हैं पहले लिखो इसको, मैं जो पहले लिखना चाह रहा हूं पहले उसको लिखो फिर समझ में आ जाएगा। m का किसी भी एक वैल्यू के लिए, याद रखो ये m का किसी भी एक वैल्यू के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आंसर होगा। मैक्सिमम m का किसी भी एक वैल्यू के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना भाषा में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि m के किसी भी एक मतलब m का मतलब ऑर्बिटल नंबर, और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये समझिए। तो ध्यान से m का किसी भी एक वैल्यू के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में होगा। इतना समझ में आ गया क्या? अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, m का मान लो m का वैल्यू 2 दे दे, हम आपसे पूछते m का वैल्यू 2 दे के कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, फिर भी आंसर 2 ही होगा। m का कोई भी वैल्यू, मान लो आप m का वैल्यू 4 दे दे, हम आपसे बोलते हैं m का 4 वैल्यू के लिए मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, तो आप याद रखना 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब m रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो, आप आगे बढ़ लीजिए। एक सेकेंड, देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोहर्स साल्ट। लो बहुत मजेदार बात है, फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ध्यान से, मोहर्स साल्ट जो है ना, मोहर्स साल्ट जो है ना, मोहर्स साल्ट डबल साल्ट के ग्रुप में आता है। किस ग्रुप का है? डबल साल्ट के ग्रुप का है। ध्यान से, डबल साल्ट है मोहर्स साल्ट, क्या है? डबल साल्ट है। अब आपको यहां से याद रखना पड़ेगा मोहर्स साल्ट का सबसे पहला बात, फॉर्मूला क्या होता है ये याद रख लो। मोहर्स साल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 twice SO4 डॉट 6H2O। ये सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। मोहर्स साल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? FeSO4 डॉट NH4 twice SO4, NH4 है ये 4 है, NH4 twice SO4 डॉट 6H2O। अब डबल साल्ट हम लोग सुने, डबल साल्ट का एक कंसेप्ट होता है, डबल साल्ट का एक कंसेप्ट होता है, डबल साल्ट का एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट आप ध्यान से सुनिएगा। डबल साल्ट हम किसको बोलेंगे ना, अगर हम डबल साल्ट को पानी में डाल देते हैं तब अगर वो डबल साल्ट जिस भी आयन से मिलकर बना होगा अगर उसमें टूट जाता है हम बोल देंगे डबल साल्ट। देखिए कोई भी साल्ट का फॉर्मूला है, उस साल्ट को अगर हम पानी में डाल देते हैं और वो साल्ट जिस आयन से मिलके बना है अगर पानी में डालने से वही आयन आपको मिल जाता है ना, इसको हम बोल देंगे डबल साल्ट। अब हम आपको बोल रहे हैं इसको जब पानी में डालोगे ना FeSO4 टूटेगा Fe2 प्लस में और SO4 2 माइनस में, ऐसा देखा गया है। NH4 ट्वाइस टूटेगा 2 NH4 प्लस में, साथ ही साथ SO4 2 माइनस में, ये भी देखा गया है। ध्यान से आगे बढ़ोगे तो वाटर को क्या तोड़ना हो तो पानी में ही डाल रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, अब आपको ध्यान से सुनना है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोहर्स साल्ट का क्या मतलब? मोहर्स साल्ट को हम पानी में रख दिए, पानी में रखेंगे तभी जाके ये टूटेगा अपने आयन में। अब आपको ध्यान से सुनना है, जब आप मोहर्स साल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में लाओगे तो किस आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब किस आयन में टूटेगा, जिस आयन में टूटेगा उस आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये समझ में आया क्या? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखना है, Fe2 प्लस है, अच्छी बात है, NH4 प्लस भी है, अच्छी बात है, SO4 2 माइनस भी है, अच्छी बात है। मतलब ये सारे के सारे आयन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यहाँ क्वेश्चन फिर से सुनो, पॉजिटिव टेस्ट उसका देगा जो आयन पानी में डालने के बाद बन रहा होगा। ये समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ लीजिए आप यार, अब आगे बढ़ लो ना भाई। देखो विच वन कंटेन अमाइड बॉन्ड, ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना। अमाइड बॉन्ड किस में होगा? तो हम आपको एक बात बताते हैं, यहाँ जो टेरिलिन आपको दिख रहा है ना, टेरिलिन पॉलिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? पॉलीस्टर। ध्यान से, पॉलिस्टर का क्या मतलब? पॉलिस्टर में कुछ मीनिंग छिपा हुआ है यार। पॉलिस्टर मतलब ईस्टर, तो ईस्टर हमको चाहिए एमाइड बॉन्ड, लेकिन इसमें ईस्टर बॉन्ड हमको नहीं मतलब रहेगा इससे। सेलुलोज जो है ना पॉलीसेक्राइड होते हैं। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड। तो देखिए हमको पॉलीसेक्राइड वैसे भी मतलब नहीं रहेगा, जबकि नायलॉन जो है ना, नायलॉन बनता है कैप्रोलैक्टम से। किससे बनता है?
कैप्रोलैक्टम से। पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है, नायलॉन का प्रिपरेशन होता है कैप्रोलैक्टम से। एक स्ट्रक्चर होता है, उतना डिटेल में भी नहीं जाते हैं, इतना याद रखिए। नायलॉन जो नायलॉन 6 है ना, वो कैप्रोलैक्टम से बनते हैं और कैप्रोलैक्टम में एमाइड बॉन्ड होता है, बस इतना समझिए। तो कैप्रोलैक्टम से बन रहा है और कैप्रोलैक्टम में एमाइड बॉन्ड है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जबकि पॉलीस्टाइरीन जो है ना, एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ये याद रख लोगे आप लोग। आप बताओ यार, पॉलीस्टेरीन, ये जो पॉलीस्टेरीन दिख रहा है आपको, ये एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। टेरिलीन पॉलिस्टर ग्रुप का है, मतलब कि कौन सा बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड। आपको नायलॉन 6 किस से मिलता है, कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम में एमाइड लिंकेज होता है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। आगे बढ़ना भाई, अब बोल रहा है हीटिंग ऑफ CaNO3 ट्वाइस प्रोड्यूस, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है यार। देख भाई, CaNO3 को ट्वाइस को जब भी हम हीट करेंगे ना, कैल्शियम नाइट्रेट को, ध्यान से इसमें एक चीज याद रखना, आज के बाद से NO3 माइनस कहीं दिखे ना, इसको आप नाइट्रेट आयन बोलना। क्या बोलना, नाइट्रेट आयन। वहीं पे कहीं पे आपको NO2 माइनस दिखे ना, तो इसको नाइट्राइट बोलना। क्या बोलना, नाइट्राइट बोलना। ध्यान से भाई, नाइट्राइट और नाइट्रेट में अंतर क्या है, तो नाइट्रेट आयन बोलेंगे NO3 माइनस वाले को, नाइट्राइट आयन बोलेंगे NO2 माइनस वाले को। अंतर थोड़ा समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, जब कैल्शियम नाइट्रेट को आप हीट करोगे ना, मतलब गर्म करोगे ना, तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ ही साथ NO2, साथ ही साथ O2 में। अब इसमें से सिलेक्ट करके बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखो NO2 और O2 साथ में है, तो मस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया क्या। अब आगे बढ़ लेते हैं भाई। देख, विच वन इज एसिडिक, यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे पता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। अपना भाषा में, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, वो ज्यादा एसिडिक। अपना भाषा में लिख लो भाई, वो ज्यादा एसिडिक होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। फिर से मेरे साथ बोलो सारे बच्चे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सिखा देते हैं। याद रखना यार, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होगा, तो आपको एक बात और याद रखना है, पूरा न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट 0 होता है। लिख लो वीडियो स्लो करके, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट 0 होता है। आपको 0 करना है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी +2 आ जाएगा ना। अब इसमें देखिए O3, एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो 3 के लिए -6 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना +6 करेंगे तब ना जाके ये 0 हो जाएगा। अब एक बात और बताएं, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी लिखना होता है एक एटम के लिए लिखना होता है, तो यहाँ पे Mn पे देखिए 2 पे +6, तो 1 पे +3 ही ना आएगा। अब इसको देखो, 2 है तो -4, तो यहाँ पे +4 आएगा। यहाँ देखो 7 है तो -14, तो यहाँ पे 2 पे +14। देख भाई, 2 पे +14 तो 1 पे +7। आप देखो यहाँ पे 1 मैंगनीज पे +2, यहाँ पे 1 मैंगनीज पे +3, यहाँ पे 1 मैंगनीज पे +4, यहाँ पे 1 मैंगनीज पे +7। अगर इसमें से आंसर देखो क्या बोले हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक होगा। आपको ज्यादा एसिडिक पूछ रहा है, तो आंसर तो ये हो जाएगा। अब मेरा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बोलेंगे इसमें से आप सजाओ, ये चारों ऑप्शन को सजाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का कौन सा ऑर्डर होगा। तो याद रखना, Mn2O7, Mn2O7 ज्यादा एसिडिक, उसके बाद MnO2 होगा, उसके बाद Mn2O3 होगा यहाँ पे, उसके बाद भाई MnO होगा। ये हम किस बेसिस पे लिखे हैं पता चला क्या, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। ये समझ में आया। अब आगे बढ़ लो, ये अच्छे से समझ में आया, आगे बढ़ो। देख भाई, ये क्वेश्चन अच्छे से देखो। इस क्वेश्चन को लास्ट क्लास में भी आप करे हो, वहां पे मेरे से एक बार क्या हुआ है, जल्दीबाजी में लास्ट पॉइंट पे आके, सबसे नीचे लास्ट पॉइंट में कैलकुलेशन में आके थोड़ा सा मिस हुआ था, इस कारण से आंसर कुछ और आया था। हमको वो चीज बाद में एड्रेस हुआ, फिर से हम इसको आपको बता देते हैं। सब कंसेप्ट सेम था, लास्ट क्लास में आपको कंसेप्ट सिखा ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखो, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो ना, ज्यादा कुछ मत करना यार, ज्यादा कुछ मत करना। ध्यान से, आपके पास 2 कंपोनेंट मान लेना, कंपोनेंट ए और बी। एक का नंबर ऑफ मोल N1 मान लेना, एक का नंबर ऑफ मोल NB मान लेना। मान लिए क्या। अब हम बोल रहे हैं, मान लो कि देखो मोल फ्रैक्शन को काय से डिनोट करते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है ना, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर में रखना और टोटल मोल नीचे में रख लेना। ये समझ में आया क्या।
ये समझ में आया क्या? सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो। देखो यहाँ पे एक एसीटोन है और 900 ग्राम वाटर में मिलाया गया है। ध्यान से 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन डिजॉल्व इन 900 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। ध्यान से सुनिए भाई, यहाँ पे एसीटोन का मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे दोनों कंपोनेंट, जैसा कि इन जनरल हम एक कंपोनेंट को ए एक कंपोनेंट को बी माने हैं ना, तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन कौन है? एक है एसीटोन, एक है वाटर। मतलब एक है आपके सामने एसीटोन, एक है आपके सामने वाटर। ये समझ में आया? अब हम मान लेते हैं एसीटोन को मान लिए ए है, इसको मान लिए बी। अब क्या करना है आपको? चाहिए क्या मोल फ्रैक्शन के लिए? मोल चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है मास। अब आपको एक बात और पता है, मोल निकालना हो अगर मास से, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देते हैं, तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल हम लोग को नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। ये बात पता था ना? अब यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे बाबू। देखो ये मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल एसीटोन के जगह पे हम ए माने हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल एसीटोन का कितना हो जाएगा? 5.8 डिवाइडेड बाय मास, तो 5.8 ही ना है। कैसे पता चला कि मास 5.8 है? क्योंकि यहाँ पे यूनिट ग्राम में है, मास का यूनिट ग्राम में होता है ना, मतलब यूनिट से पता चला कि नहीं चला। अब आगे बढ़ ले भाई, मोलर मास चाहिए एसीटोन का ही, कितना दिया हुआ है? 58। आप ही बताओ कितना हो जाएगा इसका आंसर? 0.1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बी का निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बी का निकालते हैं, तो क्या मास कितना दिया हुआ है? 900। अब H2O का होता है 18। कैसे? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा और 16, 2 18 हो गया। देखो 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 पंचे 90। यहाँ से क्या ला लिए आप? 50 ला लिए। 0.1 को लिखना चाहोगे तो 1/10 लिख लोगे। ये समझ में आया क्या? 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं ना। अब आप आगे सुनो, आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। हम ए माने हैं एसीटोन को, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखे। हम क्या बोले थे? जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका नंबर ऑफ मोल कहाँ रखना है यार? ऊपर रखना है। इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका नंबर ऑफ मोल कहाँ रखोगे? ऊपर रखेंगे। बताओ ना, इसका मोल 1/10 ऊपर रख दिए, डिवाइडेड बाय टोटल मोल क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 50। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा क्या? अब यहीं पे हम एलसीएम लेते टाइम थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में भाई मिस हुआ था, एक्सेप्ट करते, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो यार, अभी देखो, देख भाई, यहाँ नीचे में आप 10 एलसीएम लोगे, 10 का 10, 10 का 10 1 हो गया। यहाँ पे 110, तो यहाँ पे होगा 500। ये समझ में आया तो आप सबको? यहाँ पे 1 कितना होगा? 10 होगा। ये समझ में आया क्या? अब एक मैथ आपको बता देते शॉर्ट में भाई, आज के बाद से कहीं भी a/b रहे और होल बाय c/d रहे, इसको हम कैसे सोल्व करते पता है? ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहने दो, a/b ऐसा ही रहने दो, नीचे वाला को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। 1/10 था भाई, मेन डिवाइडेड बाय 500, 1/10 है ना। आप क्या करो? 1/10 ऊपर वाला को रहने दो, नीचे वाला को उल्टा कर दो यार, उल्टा कर दो। देखो 501 को अप्रोक्सीमेट 500 मान लेंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब ध्यान से सुन ले भाई, अब ध्यान सुनिए, कैंसिल होगा। 1 कितना बचा? 1/500 बचा। आंसर क्या हो जाएगा? 0.002 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 0.002 हो जाएगा। अब मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? ये हम कैसे कैलकुलेट किए पता है? ये हम कैसे कैलकुलेट किए पता चला ना। अब आगे बढ़ लेते हैं भाई, अब आगे बढ़ लेते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट बताना पड़ेगा। पहले कंसेप्ट सीखिए, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए हम लोग को 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। कितने टाइप के? 4 टाइप के। एक का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो आप PYQ सीरीज 1 वाला लेक्चर में पढ़े होंगे। आज हम पढ़ेंगे दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक का नाम क्या है यार? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से सुन ले भाई। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से सुन ले। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है? सबसे पहली बात, इसका पहले फॉर्मूला लिखो, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नोट। याद रख लो, अभी फील अभी करने का टाइम नहीं है, बस याद रखो। डेल्टा टीबी बराबर, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। इतना क्लियर हुआ ना? डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नोट होता है। और इसका फॉर्मूला होता है यार KB इंटू एम। KB इंटू एम। यहाँ पे ध्यान से सुन भाई, यहाँ पे ध्यान से सुन, यहाँ पे ध्यान से सुनो। डेल्टा टीबी को हम तो बोल दिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है?
तो यहाँ पे टीबी जो है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। टीबी नोट क्या है भाई? टीबी नोट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। टीबी क्या है? सॉरी, टीबी नोट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ पे केबी क्या है? केबी जो है ना मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। क्या है? मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। इसका एक और नाम है यार, इसका नाम एक और है इबुल एस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है? इबुल एस्कोपिक कांस्टेंट केबी का नाम है। एम स्टैंड फॉर मोलैलिटी। एम का मतलब क्या होता है यार? मोलैलिटी। अब सारा बात आ गया मोलैलिटी पे। मोलैलिटी को पढ़ते हैं भाई, एक और पेज ऐड करते हैं। मोलैलिटी को पढ़ लीजिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। मोलैलिटी क्या होता है ना यार? तो मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको? अब देखो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है ना? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। ध्यान से सुनो, इसी फॉर्मूला को हम इसके मदद से इस फॉर्मूला को और क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं? तो मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं। अब देखो भाई आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो यार। मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं। यहां पे देखो मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो मास इन ग्राम लिख दिए, मास इन ग्राम ऑफ सोल्वेंट लिख दिए ना भाई, मास इन ग्राम ऑफ सोल्वेंट लिख दिए ना, तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो जब भी मोलैलिटी के फॉर्मूला में यहाँ जो सोल्वेंट का मास लेना है ना, जब भी लेना है तब केजी में लेना है। यहाँ पे हम ग्राम में लिए तो आपको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। बहुत ही होश हवास के साथ हम लिखे हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, कंफ्यूजन आए तो रट लेना, यही फॉर्मूला आएगा। मोलैलिटी का ये फॉर्मूला लिख लियो ना। अब देखो आप, अब पीछे आओ, अब इस पे आओ। तो हम एक चीज और बोल सकते हैं, केबी इनटू एम के जगह पे क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट। एम के जगह पे क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट गुने 1000 बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलर मास ऑफ सोल्यूट बोलेंगे इनटू मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे यार? मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे। इतना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। आपका क्वेश्चन ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू रिलेट करिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से सुनो भाई, क्वेश्चन कहां था? देखो अच्छे से। बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज मेड विथ 6 ग्राम ऑफ इट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से, 6 ग्राम कोई सोल्यूट है जिसको हम 100 ग्राम वाटर में मिला रहे हैं। वाटर का नाम आते ही वैसे भी पता चला कि ये तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो हमको वैसे भी पता चला कि ये तो सॉल्वेंट है। अब आपसे बोल रहा है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना ये जो दिया हुआ है ना, टीबी का वैल्यू दिया हुआ है। हमको कैसे पता चला? क्योंकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री होता है ना। प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम टीबी नोट से लिखना सिखाए अभी। अब बताओ ये क्या है? टीबी दिया हुआ है कितना? 100.5 डिग्री सेल्सियस दिया है। आपको पहले से पता है कि वाटर के केस में प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है यार। सो अब बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में टीबी नोट से लिखना सिखाए, तो ये क्या हुआ? 100 हुआ। ये भी हमको पता चल गया। अब आपसे बोला इसका मोलेक्युलर वेट कितना होगा? किसका? तो सोल्यूट का मोलेक्युलर वेट कितना होगा? अब आपको सब बात पता है। टीबी माइनस टीबी नोट का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? केबी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के जगह पे क्या लिखोगे? मास ऑफ सोल्यूट 6 ग्राम दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट जिसको आप मोलेक्युलर वेट बोल रहे हो। यही निकालना है तो हम एक्स मान लिए, यही निकालना था एक्स मान लिए, इनटू मास इन ग्राम ऑफ सोल्वेंट निकालना है। सोल्वेंट का मास 100 है, यहाँ पे 100 और ऊपर में फॉर्मूला में 1000 आता था। सोल्व करो इसको, यहाँ से 10 हो गया। केवी का वैल्यू देखोगे आप, तो केवी का वैल्यू 0.51 दिया हुआ है।
अब आगे बढ़ो, टीबी का वैल्यू कितना 100.5 दिया है, माइनस टीबी नोट का 100 दिया हुआ है। केबी का वैल्यू 0.51 दिया हुआ है, इंटू 6 इंटू 10/x हो जाएगा। अब यहां इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 इन देखो इसमें से इसको घटाओगे 0.5 आएगा, यहां देखो 0.51 इंटू 60/x हुआ यार। अब देखो आप अच्छे से 0.5 को हम 0.50 भी तो लिख सकते हैं ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.51 इंटू 60/x हुआ। अब देखो इन दोनों अप्रोक्सीमेट में कैंसिल हो गया। अब देखो x बराबर क्या 60 के अप्रोक्स आया, मतलब मोलेकुलर वेट कितना आया 60 के अप्रोक्स आया। आप एक काम करना, वीडियो को थोड़ा सा फिर से पीछा करना, पहले कंसेप्ट देख लेना, फिर से एक बार रिपीट करके उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ वो बैठा देना, आंसर फिर से ला लोगे। बार बार बोलना है, कंसेप्ट देख लेना 2-4 बार, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा भाई, ये गर्दा उड़ा दोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ लो, देखो लोअर लिमिट ये याद रखना पड़ेगा भाई आपको कोलोइडल साइज, कोलोइडल पार्टिकल का जो साइज है ना, इसका रेंज होता है 10 एंगस्ट्रम से लेके 10,000 एंगस्ट्रम के बीच इसका रेंज होता है। ये समझ में आया क्या, इसका रेंज होता है 10 एंगस्ट्रम से लेके 10,000 एंगस्ट्रम के बीच। लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे लिमिटिंग जो लोअर लिमिट है ना, वो हम लोग 1000 एंगस्ट्रम को कंसीडर करते हैं। जनरली हम लोग को एक क्वेश्चन हमको मिला है, उसको मतलब आपको यहाँ पे लोअर लिमिट कोलोइडल का 1000 एंगस्ट्रम कंसीडर करना है, जबकि किसी किसी बुक में आपको कोलोइडल पार्टिकल का रेंज, मतलब कोलोइडल पार्टिकल का जो साइज का रेंज है ना 10 एंगस्ट्रम से लेके 10,000 एंगस्ट्रम के बीच देखा गया है। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ये सबको समझ में आया क्या। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन ये भी बन गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब मिल्क के बारे में बोल रहा है, तो मिल्क इमल्सन होता है। मिल्क कौन सा ग्रुप से आएगा, इमल्सन ग्रुप से आएगा। आगे बढ़ लो भाई, याद रख लेना इसको। अब आपको बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना ये जो है ना NH2CONH2, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है NH2CONH2। ध्यान से यार, आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये जो है ना यूरिया का स्ट्रक्चर है। किसका है, यूरिया का। यूरिया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर जो हुआ था ना, वो यूरिया था। यूरिया क्या है यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा नच, इसको हम पढ़ते हैं NH2CONH2, तो ये याद रख लेना भाई, NH2CONH2 ये है यूरिया का स्ट्रक्चर। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था ना यार इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो यूरिया था। याद रख लोगे, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, यूरिया था। अब आपसे बोल रहा है कार्बन कैटेनेशन क्यों शो करता है। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ गया, तीसरा कार्बन जुड़ गया, चौथा कार्बन जुड़ गया, इसको बोलते हैं कैटेनेशन। तो याद रखना कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है, मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसलिए इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्लोरल, ये भी लास्ट क्लास में आप पढ़े थे। याद रखना क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO, ये याद रखना। आंसर हो जाएगा डी, सॉरी सी। आगे बढ़ ले भाई, विक्टर मेयर टेस्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ध्यान से सुनना, ये याद रखने वाला पॉइंट एनसीईआरटी का एक लाइन है, याद रख लेना। जब सेकेंडरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोलोगे, 2 डिग्री ROH को, इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी अल्कोहल बोलोगे। क्या बोलोगे, सेकेंडरी अल्कोहल। जब सेकेंडरी अल्कोहल को, जब आप सेकेंडरी अल्कोहल को विक्टर मेयर टेस्ट से गुजारोगे ना भाई, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन लास्ट में आके मिलेगा, सबसे लास्ट में ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, याद रख लेना, काम बन जाएगा। अब आगे बढ़ लो। अब आपसे पूछ रहा है लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा। लैटिस एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है यार, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। बस इतना याद रखो, आपको ये बढ़िया से समझा देते हैं। ध्यान से सुनो, ये जो भी बना है ना, ये फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड। मतलब आप देखो भाई, अगर हम फ्लोरीन इस साइड देखो, एनायन को देखते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट है, ये केटायन वाला पार्ट, ये एनायन वाला पार्ट, केटायन वाला पार्ट एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन। ध्यान से सुनोगे, एनायन पार्ट सभी में सेम है, चारों में एनायन पार्ट सेम है, लेकिन केटायन पार्ट अलग अलग है। अब आपको याद होगा यार, ली ना को रे रब से फरियाद, ऐसे करके ग्रुप 1 हम आपको याद दिलवाए थे और बोले थे ऊपर से नीचे की ओर जाओगे साइज क्या होगा भाई, साइज बढ़ेगा, ये समझाए थे। अब ध्यान से सुनो, चारों केस में एनायन वाला पार्ट तो सेम है। अब जो भी पार्ट है केटायन वाला पार्ट है ना, देखो आप केटायन वाला पार्ट, ये देखो अच्छे से,
रबीडियम ज्यादा बड़ा होगा पोटेशियम से, पोटेशियम ज्यादा बड़ा होगा सोडियम से, सोडियम ज्यादा बड़ा होगा लिथियम से। तो आप बताओ इनमें से किसका साइज सबसे बड़ा होगा? तो रबीडियम का साइज सबसे बड़ा होगा। तो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसका लैटिस एनर्जी सबसे कम होगा, क्योंकि इनवर्स वाला रिलेशन है, उल्टा वाला रिलेशन है। तो रबीडियम वाला तो आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ो, सीजियम, सीजियम का साइज और सबसे बड़ा है इसमें, तो ये इसका साइज बड़ा है तो लैटिस एनर्जी और कम होगा। अब बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम का। देखो सोडियम यहाँ है, पोटेशियम यहाँ है, तो सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम का साइज नम्हर है, बड़ा है। जिसका साइज बड़ा होगा, नम्हर होगा, मतलब लार्जर वैल्यू होगा, जिसका साइज लार्जर वैल्यू उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। तो देखो इन दोनों में इसका साइज लार्जर तो इसका लैटिस एनर्जी कम, तो क्या बच गया? NaF। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये समझ में आया क्या? लैटिस एनर्जी का बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन आप पढ़े हो। अब याद रखना, ओलिफिन को जब हाइड्रोफॉर्माइलेशन एक रिएक्शन होता है, याद रखना ओलिफिन क्या होता है? तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन, ऐसे बोलने का मतलब है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से ज्यादा, एक या वन या मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा C डबल बॉन्ड C हो, वन या मोर देन वन C डबल बॉन्ड C हो, उसको हम बोल देते हैं ओलिफिन। क्या बोल देते हैं? ओलिफिन। जब कभी भी ओलिफिन को हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन से गुजारोगे ना, तो ये बनाएगा एल्डिहाइड। यहाँ पे कौन बनेगा? RCHO। कौन बनेगा? एल्डिहाइड। देखो थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा रिलेट करवा देता मजा आ जाएगा। फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन, फॉर्मल्डिहाइड, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा। ये याद करने का ट्रिक था, कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो भाई, थोड़ा सा रख दिया। अब आगे बढ़िए, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अरे भाई सबको पता है, इतना गर्मी काहे पड़ रहा है यार, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ लो भाई। अब बोल रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है यार? फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है ना, ये एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है, ये याद रख लेना भाई। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे। ये एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है। इसका कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मॉग में होता क्या क्या है? ओजोन होता है यार, NO2 होता है, PAN बोले तो परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट होता है। कौन होता है भाई? आगे बढ़ लो यार। एक होता है एल्डिहाइड, एक क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी कौन? फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी कौन? फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी कौन होता है यार? फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये याद रख लेना, याद रखना। O3, NO2, PAN और ये चारों के चारों कंपोनेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के। आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बोले तो HCHO। ये समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भोपाल ट्रेजेडी गैस में कौन सा गैस लीक हुआ था? भोपाल में एक ट्रेजेडी हुआ था भाई, बहुत पहले, 1990 के अप्रॉक्स में। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है भाई, लेकिन 1990 के अप्रॉक्स में एक बहुत ही दुर्भाग्य वाला घटना हुआ था भाई। उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुआ था, उसका फॉर्मूला ये है, याद रख लेना। बी आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो टोलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस, मतलब टोलेंस टेस्ट कौन नहीं देगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक लाइन याद रख लेना, सुक्रोज जो है ना यार, सुक्रोज वो टोलेंस टेस्ट नहीं देता है। साथ ही साथ एल्डिहाइड भी टोलेंस टेस्ट नहीं देगा। जो भी एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी टोलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट नहीं देगा, यानी कि रिड्यूस नहीं करेगा भाई। कीटोन जो है वो भी नहीं करेगा, ये समझ में आया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं करेगा, ये सब भी नहीं करेगा, ये समझ में आया क्या? साथ ही साथ सुक्रोज भी नहीं करेगा। तो याद रखना, बायोमोलिकुल चैप्टर में सुक्रोज आप पढ़ोगे जो टोलेंस टेस्ट नहीं देता है। ये समझ में आया क्या? अब आगे पढ़ लीजिए। अब देख भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बोल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रहा है 72 मिनट में। तो आपसे पूछ रहा है इट्स 50% कंप्लीट इन कितना मिनट में? ध्यान से सुनो भाई, क्वेश्चन पढ़ो। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 72 मिनट। इट इज 50% कंप्लीट इन फॉलोइंग नंबर ऑफ मिनट। ध्यान से सुन ले भाई, बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहला बात ये डिसाइड हो गया कि पहला ऑर्डर रिएक्शन है, ये डिसाइड हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? पहला ऑर्डर रिएक्शन में 75% कंप्लीट करने में 72 मिनट लगा है। यहाँ पे देखिए नीट 2013 में सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा था। आप यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रख लेना, T75% बराबर होता है 2 × T50%। यहाँ पे T75% का क्या मतलब? 50% को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, ये इसका मतलब हुआ। यहाँ पे इधर ध्यान से,
75% को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, ये T75 का मतलब है। और T50 का मतलब क्या हुआ, 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, ये मतलब हुआ। ये समझ में आया क्या? तो ये हुआ आपका फॉर्मूला यार। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रखो ना, 75% कंप्लीट करने में कितना मिनट लग रहा है भाई, 72 मिनट लग रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला से 2 आ गया, तो आपको T50 50% कंप्लीट करने में टाइम पूछ रहा है ना, तो 50% कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको T50 बोलोगे। ये क्लियर हुआ क्या? तो T50 में कितना टाइम, इससे डिवाइड करोगे 36 होगा क्या, तो T50% में कितना टाइम यार, 36 मिनट। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ लो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो भाई, एक हम लोग पढ़ते हैं रेट लॉ, ये भी केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। रेट लॉ हम लोगों को क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। रेट लॉ के अनुसार ये आर जो है ना, ये जो स्मॉल आर है ना, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, किसके अनुसार भाई, रेट लॉ के अनुसार, आर का जो इक्वेशन है ना, के a टू दी पावर x होता है भाई, और b टू दी पावर y होता है। ये समझ में आया क्या? यहाँ पे x को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a बोलते हैं भाई, y को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b बोलते हैं। ये समझ में आया क्या? x प्लस अगर y कर देते हैं तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। ये समझ में आया आपको? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो k है ना, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे k को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ आप, आपसे बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को आप बताओ ना देख के, किससे डिनोट करवाए हैं, स्मॉल आर से। रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से डिनोट करवाए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर, बोले तो k के बराबर हो जाएगा। मतलब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है r बराबर k हो जाए तो कौन सा ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे एक बेसिक मैथमेटिक्स बताते हैं। देखो r का तो हमको यही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मान लो कि ये फॉर्मूला है, हालांकि फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप याद रखो कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो ये r बराबर k कब हो जाएगा, आप ही बोलो। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए, किसी का भी पावर 0, वैल्यू 1 होता है ना। अगर आपको x के पास 0 हो जाता, y के पास 0 हो जाता, मतलब क्या, इसका पावर 0 हो जाता, इसका पावर 0 हो जाता। अरे हम क्या बोलने का कोशिश करें, देखो यार, a के पावर अगर 0 हो जाता, b के पावर अगर 0 हो जाता, तुमको हम क्या समझाएं, किसी का भी पावर 0। अरे मैथ पता है कि नहीं, 10 का पावर 0 वैल्यू 1, m का पावर 0 वैल्यू 1, किसी का भी पावर, तुम्हारा पावर 0 वैल्यू 1, सिंपल सी बात। किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, तो देखो दोनों का पावर 0 कर दिए, तो इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k को 1 से गुना करोगे, वैल्यू k ही आएगा ना। अब यही चीज तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू किसके बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर। तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, तो ध्यान से, यहाँ पे 0 है तब तो ये वैल्यू 1 हुआ है। अब ध्यान से सुनो, इस x को हम क्या बोले हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a। तो यहाँ 0 हो गया तो हम क्या बोल देंगे, 0 ऑर्डर बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ध्यान से सुनो, पॉलीबेसिक एसिड। यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट समझा देते हैं। यहाँ पे वीक एसिड चल रहा है, किसके बारे में बात चल रहा है, वीक एसिड। वीक एसिड, ध्यान से, ये जो Ka1 Ka2 आपको दिख रहा है ना, तो Ka को बोलते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। Ka को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, वीक एसिड के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट टाइम के साथ साथ कम होते जाता है। ये अपना भाषा में लिखोगे कि इंग्लिश में लिखोगे भाई, चलो अपना ही भाषा में लिखते हैं। देखो टाइम के साथ साथ, एकदम व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज में, टाइम के साथ साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या यार, डिसोसिएशन कांस्टेंट, टाइम के साथ साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होते जाता है यार, कम होते जाता है। बस यही यहाँ का कंसेप्ट था, यही यहाँ का कंसेप्ट था। तुम बताओ, देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले K1 है, K को हम क्या बोले, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो K1 को क्या बोल देंगे, पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट, K2 को सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम अभी आपको क्या समझाएं, टाइम के साथ कम होते जाएगा, मतलब इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू कम, इसका वैल्यू कम। आंसर क्या हो जाएगा, K1 ज्यादा होना चाहिए K2 से। चलो आंसर C हो जाएगा। ये समझ में आया क्या। अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। हाँ देखो, फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ध्यान से सुनना, एक हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइसिस से गुजारेंगे ना भाई, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
डाइल्यूट H2SO4, जब हम H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं ना, H2SO4 में कौन सा, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। तो जब डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो प्लैटिनम से करवाएंगे, किससे करवाएंगे, प्लैटिनम के मदद से करवाएंगे, विथ द हेल्प ऑफ प्लैटिनम, विथ द हेल्प ऑफ प्लैटिनम। अरे यार प्लैटिनम का फॉर्मूला याद है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता है ना, पीटी होता है, ध्यान से सुन ले भाई। तो आपको कुछ कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। जो ऑक्सीजन गैस निकलेगा ना, ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकलेगा, कहां पे निकलेगा, एनोड पे, जबकि हाइड्रोजन गैस कहां निकलेगा, कैथोड पे निकलेगा। अब यही इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट था। देखो डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस का इतना ही कंसेप्ट था। अब देख के बताओ आंसर क्या हो जाएगा, O2 इज लिबरेटेड एट कैथोड। क्या सही बात है क्या, नहीं यार गलत बात है। H2 लिबरेटेड एट एनोड, गलत बात है भाई। O2 लिबरेटेड ऑन क्या, एनोड। देख भाई O2 कहां लिबरेट हो रहा है, एनोड पे। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। पढ़ते रहिएगा यार, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको अच्छे से करते रहना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।